वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम इतिहास के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पार्ट देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा था कि एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। कहा था कि एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल, क्या नाम बताया? गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। फिर दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। अब यहाँ पर हमें कैसे इसको डिटेल में ध्यान रखना है कि कायथा से हमें क्या मिला है। कायथा से हमें क्या मिला है? कायथा से एक तो कांसे कंगन मिला है। कांसे कंगन कितने? 28 कंगन मिले और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ और एक कुल्हाड़ी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कायथा की। और स्टेटाइट एंड कार्नेलियन, ये यहाँ पर पत्थरों के नाम दिए। स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। फिर दूसरा हमने नाम लिया लोकेशन का, गणेश्वर। ये आपको दिख रहा होगा, गणेश्वर स्थल। और गणेश्वर स्थल ये जो दिया है गणेश्वर स्थल, गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दूसरा हमने अभी पढ़ा कि दक्षिण भारत में, कौन से भारत में? दक्षिण भारत में कौन कौन सी लोकेशंस हैं? ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर। 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, जहाँ से हमें राग के टीले भी मिले थे। संगनकल्लू, मस्की और हल्लूर, 5 लोकेशंस हैं ये। ब्रह्मगिरी, पिपलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर। ये क्यों फेमस है? ताम्रपाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में क्या था कि कृषक की अपेक्षा में कौन सी संस्कृति ध्यान रखिए? दक्षिण भारत में चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम 1861 में, कब? 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने इसका कार्यभार ग्रहण किया। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था? तो 1861 में। ईयर भी ध्यान रखना है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को एक विभाग के, इसके 10 साल बाद क्या हुआ है कि पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। तीसरा फैक्ट क्या है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था और 1902 में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। आगे हम ये देखें कि जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया उससे संबंधित प्रश्न क्या क्या आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप मान सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो अथेंटिक बुक है कोई नहीं है, या स्टैंडर्ड बुक ही आप इसको समझ सकते हैं अगर फैक्ट वाइज क्वेश्चन की बात करें। अब प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला, रॉबर्ट ब्रूस
ब्रूसफूट थे। तो अभी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्रूसफूट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। तो इसीलिए इसके दोनों आंसर सही है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया? थॉमसन ने। टाइम कम है, इस वजह से ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे सारे, लेकिन किसी भी पेपर को निकालने का सबसे बढ़िया फंडा यही है कि आप जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। और दूसरा है, क्वेश्चंस को टैकल करने की टेक्निक भी आप में डेवलप होगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पढ़ने से केवल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हम यही करते हैं कि मान लिया लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसको हमने 20 बार पढ़ लिया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी MCQs नहीं लगाया तो कोई रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा फिर नहीं बनते हैं। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा क्या है? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उस दिन जब हम सारा डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि पशुपालन का प्रारंभ, तो कई बार रिपीट किया था कि मध्य पाषाण काल में मिला है। कब मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार ये वाला क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बताया था, जैसे डिटेल में ही, कि जो पशुपालन का साक्ष्य या प्रारंभ कब से हुआ था? मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। और ये भी बताया था कहाँ पर मिले थे। तो भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद MP तथा भागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। भागौर भीलवाड़ा। अब दोनों लोकेशंस पहले हमें याद रखनी है कि आदमगढ़ कहाँ पर है। आदमगढ़, पहले तो लोकेशन ये ध्यान रखनी है कि आदमगढ़ कहाँ पर है। आदमगढ़ है होशंगाबाद MP में। होशंगाबाद MP। पेपर के टाइम सारी स्किप हो जाती हैं, नहीं याद रहती हैं। तो होशंगाबाद में। दूसरी हमने पढ़ी है भागौर भीलवाड़ा राजस्थान। भागौर भीलवाड़ा राजस्थान में। तो ये किसके लिए है? पशुपालन के साक्ष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जहाँ साक्ष्य मिले, तो अभी बताया था कहाँ पर मिले थे? MP के होशंगाबाद में, जहाँ आदमगढ़ स्थित है। तो आदमगढ़ पर से मिले थे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ पर मिले हैं आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको बताया था कि माधा और सराय नाहर राय से हमें क्या मिले थे? हड्डी के उपकरण मिले थे। माधा एवं सराय नाहर राय से हमें क्या मिला था? हड्डी के उपकरण। तो मध्य पाषाणकालीन माधा UP के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। माधा कहाँ पर स्थित है? UP के प्रतापगढ़ जिले में। और बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा माधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका नाम ध्यान रखना है? GR शर्मा का नाम ध्यान रखना है। और पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि माधा है कहाँ पर। तो माधा अभी कहाँ पर बताया था? UP के प्रतापगढ़ जिले में। UP स्पेशल में ये इम्पोर्टेंट है। UP के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, प्रतापगढ़ से। और मध्य पाषाणकालीन माधा UP के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा का नाम आ रहा है। GR शर्मा माधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। तो ये 3 क्षेत्र कौन कौन से? एक तो झील क्षेत्र हो गया, और दूसरा बूचड़खाना हो गया, तीसरा संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र हो गया, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र हो गया। तो GR शर्मा पहले आप लिखिए, और ये GR शर्मा आपको ध्यान रखना है। फिर इसको क्या करना है? माधा, जो माधा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो GR शर्मा ने माधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। कौन कौन सा? एक तो किया है झील क्षेत्र का। कौन सा क्षेत्र? झील क्षेत्र। दूसरा किया है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र का। तीसरा किया है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र का।
और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मध्य पाषाण काल की। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अभी पढ़ा था सराय नाहर राय से। और माधा कहाँ पर बताया था? यूपी के प्रतापगढ़ में। ये भी बताया था जी आर शर्मा ने। माधा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा बताया था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। दमदमा से हमें क्या मिला है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी गंगा घाटी? मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, माधा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। तो यहाँ पर हमें जब प्रतापगढ़ का नाम आएगा, प्रतापगढ़ में कितनी लोकेशंस हैं हिस्टोरिक? एक तो अभी हमने पढ़ी है सराय नाहर राय। कौन सी? सराय नाहर राय। सराय नाहर राय। दूसरी हम पढ़ रहे हैं माधा। तीसरी दमदमा। तीसरी लोकेशन कौन सी है? दमदमा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही कब्र से, क्या बोला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल पूछे गए हैं। तो ये 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हमें? दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, माधा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से मिलाकर कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इनमें समाधानों में से 5 समाधान पेरिंग में जब पूछेगा तो पेरिंग में 5 आएंगे। कितने? 5 समाधान युग्म समाधान, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफना है। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि पूछ रहा है सर्वप्रथम, तो हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में। जब हमने पढ़ा था कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव कैसा था, तो उसमें मानव खाद्य संग्राहक था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। वैसे ही जब एग्रीकल्चर की बात होगी तो किस काल में हो रही है? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य एमपी के पश्चिमी कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र। लोकेशन आपको क्लिक रखनी है कि कौन सा पश्चिमी की बात कर रहा है। पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र। पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1900 में। ये नहीं याद रखना कब की है, केवल ये ध्यान रखना है कि किसने कौन सी खोज की है। तो यहाँ पर जो हथनौरा है, ये ध्यान रखना है आपको। हथनौरा हाँ से अभी होशंगाबाद में हमने एक लोकेशन देखी थी आदमगढ़, तो दूसरी लोकेशन कौन सी देख रहे हैं? हथनौरा। तो जो देखा था आदमगढ़ में हमने ये देखा था कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हथनौरा में हमें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? अभी बताया था नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, पहले तो हमें जौ ही ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम वर्ड यूज हो रहा है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो कौन सा यूज हुआ है? जब सर्वप्रथम यूज हो रहा है तो जौ हो रहा है। क्या हो रहा है? जौ। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया।
वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये हमें मिले लहुरा द्वीप से। कहाँ से मिले हैं? लहुरा द्वीप से। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा द्वीप है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व तो हमें लहुरा द्वीप से मिला क्या है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर आप क्लियर याद रखिएगा किसके साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जब ढेर सारी चीज़ें हम याद करते हैं तो ये भूल जाते हैं हमने मुख्य चीज़ क्या पढ़ी थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित कौन है? लहुरा द्वीप है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य, किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले। और लहुरा द्वीप है कहाँ पर? तो संत कबीरनगर जिले में स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले माना जाता था। अब उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा द्वीप रहता है तो उपयुक्त विकल्प यही होगा, लेकिन लहुरा द्वीप नहीं हुए तो इसका उत्तर कोल्डी हवा होगा या मेहरगढ़, जैसे सॉरी इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। यहाँ पर जैसे बात कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान कौन है? लहुरा द्वीप है। लेकिन जब लहुरा द्वीप ऑप्शन में नहीं है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, इससे पहले कौन था? मेहरगढ़ था। तो राइट आंसर कौन सा हम देंगे? अगर ये लहुरा द्वीप नहीं है, मेहरगढ़ है। और चावल के साक्ष्य वाला अगर पूछे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल तब कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले? अभी बताया था कि जब ऑप्शन में लहुरा द्वीप नहीं, लहुरा द्वीप कहाँ था? संत कबीर नगर में था, और वहाँ से हमें चावल के भी साक्ष्य मिले थे। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? मेहरगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें केवल लैंग्वेज बदल दी गई, यानी उसकी भाषा परिवर्तित कर दी गई। क्वेश्चन वही है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, अभी बताया था कि मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य हमने दो जगह देखे, एक तो आदमगढ़, दूसरा बागौर में। बागौर कहाँ था? राजस्थान के भीलवाड़ा में। आदमगढ़ था होशंगाबाद MP में। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो चौथा, जैसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें पता है कहाँ पर मिलते हैं? मेहरगढ़ से। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब जैसे वहाँ पर अभी तम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहे थे, अब यहाँ पर भाषा क्या परिवर्तित हुई है कि जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। आंसर वही है, मेहरगढ़। तो जीवन के प्रमाण, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं।
जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः किले गुल मोहम्मद की कितनी है 4000 और कालीबंगा की 3500 ईसा पूर्व है। तो इसलिए राइट इसमें पूछा है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले तो ये मिले मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागौर राजस्थान से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? लौह युग को कहा जाता है। सॉरी, लौह युग यहाँ पर क्या पूछ रहा है? चालकोलिथिक युग पूछ रहा है। तो चालकोलिथिक युग बोला जाएगा ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी या चालकोलिथिक को हम कैलकोलिथिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग किसको बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा कथन है ये लोग चावल से परिचित नहीं। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो पूछा क्या है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला कथन क्या है, रिपीट कीजिए एक बार। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तो ये सही है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं। तो ये वाला क्या होगा? गलत होगा कि आहड़वासी चावल से परिचित थे। तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आहड़ दक्षिण पूर्वी कौन सा एरिया है? अभी जैसे बात कर रहे थे हथनौरा कहाँ पर था? तो पश्चिमी नर्मदा नदी के तट पर स्थित था होशंगाबाद में। वैसे ही जो आहड़ है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। अब जब कृषक होंगे तो गेहूँ जौ चावल से जाहिर सी बात है परिचित होंगे। आहड़ का एक अन्य नाम क्या था? ताम्बती, यानी तांबे वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? क्या बता रहा है कि किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हमें मेहरगढ़ से। और इससे पहले मेहरगढ़ में हमने क्या देखा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन सेम वही था कि स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़। और तीसरा क्वेश्चन मेहरगढ़ से क्या बन गया कि एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नब्दा टोली का उत्खनन किया है एच.डी. संकालिया ने। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. संकालिया ने। नब्दा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे नब्दा टोली है कहाँ पर? एमपी में। तो यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि नहीं याद रखनी, स्किप कर दीजिए। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि नब्दा टोली किस जिले में है? एमपी में है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? एच.डी. संकालिया है। और ये एक विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अभी बताया था कहाँ पर स्थित है, एमपी में। किसने खोज की थी? एचडी संकालिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये उस दिन बताया था कि आपको पाषाण काल के 3 डिवीजन और इसको कैसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के रूप में। किसको? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत, कौन सा काल आ रहा है? नव पाषाण काल। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थी बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कौन कौन से प्रकार है? एक तो है शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय मेहर। इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थे बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार, जैसे कौन सी समाधि थी? शिष्ट समाधि। हो सकता है ज़्यादा डीप में जाए आरओ वगैरह में या अदर किसी भी एग्जाम में तो पूछ दे। शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, पिट सर्किल, कैन सर्किल, कैन सर्किल, डालमैन और अम्ब्रेला स्टोन। कौन सा स्टोन है? अम्ब्रेला स्टोन। अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, हुड स्टोन याद रखना है। अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, कंदराएँ तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, और मेहिर। मेहिर नहीं याद रहेगा, पूछ सकता है मेहिर क्या है। तो ये क्या है? बृहद पाषाण या मेगालिथ का विभिन्न प्रकार है। जैसे राग का टीला, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए। अभी जब तक हम पाषाणिक बस्तियाँ देख रहे थे, ब्रह्म पिकली हिल देखा था, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, तो उसमें ही इसका भी नाम आया था। कर्नाटक में मैसूर के पास कौन सा जनपद है? बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू कैसा है? नवपाषाणिक, नवपाषाणकालीन पुराण स्थल से राग के टीले प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांवर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया था कि जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अभी रायसेन जिला बताया था एमपी का, अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो क्वेश्चन नंबर 29, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो शिलाश्रय यानी गुफा की बात कर रहा है, तो ये भीमबेटका से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका को देखा और उसके किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये किसने खोजा है? बीएस वाकंकर। अभी इनका जो एचडी संकालिया इनका नाम लिया था, एचडी संकालिया का क्या बताया था? नब्दा टोली। किसका नाम लिया था? नब्दा टोली, एमपी। नब्दा टोली की खोज की थी इन्होंने एमपी में। और बीएस वाकंकर किसकी खोज कर रहे हैं? भीमबेटका।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इसकी खोज 1957 बी.एस. बांकरकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो यूनेस्को है इसने भीमबेटका शैल चित्रों को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था, किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 31 फिर रिपीट हुआ है कि भीमबेटका को किसने खोजा था। अभी बताया था डॉक्टर बी.एस. बांकरकर यानी विष्णुधर बांकरकर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन 32 है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? हस्तिन। जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ है? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसने, इसको एक बार मेंस के पर्पस से देख लीजिएगा। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूने के कारण गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। B.V. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। B.V. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, ताम्रपाषाण काल यानी ताम्रपाषाण काल की याद कर रहा है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। तो बताया था आपको कि महाराष्ट्र में हम जाएंगे तो साउथ की ओर जाते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साथ मिले। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो यहाँ पर वैसे हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, जोरवे संस्कृति में कौन कौन सी लोकेशंस आ रही है। तो जोरवे संस्कृति में जैसे नेवासा हो गया, लिख लीजिए ज़्यादा सही है। नेवासा कौन सी है? नेवासा। दूसरा होता है दैमाबाद, नेवासा दैमाबाद। तीसरा है कोठे जिसको लिखा है इन्होंने कोठे। अगला हो सकता है अगले पेपर में सीधे रख दे कोठे, नहीं याद आएगा कोठे कहाँ पढ़ा था हमने। कोठे और चंदौली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इनामगांव, चंदौली। तो पांचों लोकेशन से एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साथ मिले। कब्र में मिट्टी की हंडियाँ, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ था। अभी हमने एक जगह देखा था, तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले थे, मतलब तीन मानव कंकाल हमें मिले थे दमदमा से। तो जम्मू कश्मीर में, वैसे ही यहाँ पूछा है कुत्ते का कंकाल किसके साथ मिला है। तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता। तो बुर्जहोम की जब हम बात कर रहे हैं, बुर्जहोम में कुछ नहीं याद रखना, केवल दो चीज़ें याद रखनी। ये रहा बुर्जहोम, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो मानव कंकाल के साथ क्या मिला है? कुत्ते का कंकाल। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से गर्तावास यानी जो गड्ढों वाले घर हैं वो हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वही रिपीट हो रहा है। 35, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ मिले? तो ये मिले हैं बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 36 वही रिपीट हुआ है जो एक्सप्लेनेशन में था।
गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अभी बताया था गर्तावास या गड्ढों वाले घर कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान, उसकी ख्याति का कारण। तो बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, और तीसरा गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। तो इसमें अगर नहीं भी आ रहा है, क्योंकि हम सारी लोकेशन तो याद किए बैठे नहीं, हमें केवल बुर्ज होम क्लियर है, अभी हमने पढ़ा। तो हमने बुर्ज होम में क्या ये पढ़ा है कहीं भी कि क्या नाम, ये शैलकृत देव मंदिर का उल्लेख, केवल 2 विशेषताएं पढ़ी थी कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया, दूसरी पढ़ी थी यहाँ से गर्तावास के साथ मिले थे, लेकिन ये विशेषता हमें कहीं नहीं मिली। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि पहला कथन गलत है। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, अब यहाँ पर नहीं हमें याद है कि ये तीसरा है गणेश्वर ताम्र कलाकृति। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं पूछ क्या रहा है, सही सुमेलित है, तो हमें ये दिख रहा है कि जब पहला नहीं सुमेलित है ये कट हो गया, फिर हम देखते हैं पहला और दूसरा नहीं सुमेलित है, केवल तीसरे और इसमें डाउट बन रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आएगा निकल के, ये चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला, गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, और उस दिन बताया था कि उसकी खोज जो बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा में पीटरसन ने की, और इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब आते हैं चंद्रकेतुगढ़। तो चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। और गणेश्वर भी इससे पहले देख चुके थे। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, और इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर गणेश्वर की खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने। बिल्कुल क्लियर याद रखना है, कौन कर रहा है? रतन चंद्र अग्रवाल। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रबाड़ा, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इस जो गणेश्वर की बात कर रहे हैं, गणेश्वर को आप रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा सही है कि गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की है, और इस पुरास्थल से हमें क्या क्या मिला है? तो दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रबाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा मिला तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लीजिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल में? तो ये मिले हैं लेखैया से। तो डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? पुरातत्व विमर्श। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिला श्रृंखला 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण। तो अभिकथन ए क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाणयुगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में पहला अभिकथन ए क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाणयुगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन यानी माइग्रेशन किया है। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कारण क्या इसका दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका ए आर दोनों सही, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने, अभी इनका नाम लिया था हमने कहीं पर, तो इन्होंने महादाहा है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था। क्या था? बूचड़खाना, झील क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, झील क्षेत्र था, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था। और जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल
काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। तो यहाँ पर इसको रिवाइज कर लीजिए कि GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये किसका? संस्कृति। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। किसको बोला जा रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 93 को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। पेपर में हो सकता है पूछ दिया जाए सीधे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इंदिरा गांधी वर्ड जोड़ दिया जाए तो इंदिरा गांधी या राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। तो ये हमारे पहला जो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर पाषाण काल विद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इससे फिर यही रहता है कि बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर कोई कमी आपको लग रही हो या जैसे कोई सजेशन है या कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम को हम तक शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।